आज हम गद्य पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ का नाम है तुम मुझे खून दो। पाठ लिखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। सबसे पहले हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनके बारे में इतिहास में जानकारी उनकी प्राप्त की है। आज हम इस पाठ के माध्यम से उनका परिचय देखेंगे। उनका जन्म 1897 कटक उड़ीसा में हुआ है और उनकी मृत्यु 1945 अनुमानित यहाँ हुई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रखर क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद और चलो दिल्ली का उद्घोष देकर भारतीय सैनिकों में एक नया जोश भर दिया था। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक बार नौजवानों को संबोधित किया। वह भारतीय युवकों के प्रेरणा स्रोत बन गए, यानी कि नौजवानों को अपने देश के लिए, देश की सेवा करने के लिए एक प्रकार की प्रेरणा उन्होंने दी। उन्होंने जो भी प्रमुख साहित्य लिखा है, प्रमुख कृतियाँ हैं, इनमें एक भारतीय यात्री एन इंडियन पिलग्रिम, भारत का संघर्ष द इंडियन स्ट्रगल, ये 2 खंडों में लिखा है। स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में अगणित पत्र लिखे, भाषण दिए तथा रेडियो के माध्यम से भी व्याख्यान दिए जो संकलित किए गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने अपने देश को आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई। देश के सभी नागरिकों को अपने देश को आज़ाद करने के लिए प्रेरणा देकर वो आगे बढ़े। प्रस्तुत गद्य में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वनामधन्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका योगदान अविस्मरणीय है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय आज़ाद हिंद सेना को स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हुए उन्होंने ये भाषण दिया था। उनका कहना था कि स्वतंत्रता की राह शहीदों के खून से ही बनती है। खून देकर ही आज़ादी की कीमत चुकाई जा सकती है। उनका आग्रह था कि देशवासियों को इसके लिए तत्पर रहना चाहिए। तो यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने प्रमुख साहित्य लिखने के बाद अपने इस पाठ में जो निर्णय दिया है, जो विचार दिए हैं, ये उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में इस आज़ाद हिंद सेना को युद्ध करने के लिए, इस जनता को प्रेरित करने के लिए जो भाषण दिया था, इस भाषण का ही ये पाठ हमें
पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए दिया गया है। यहाँ देशवासियों के लिए तत्पर रहना, यही संदेश उन्होंने इस पाठ के माध्यम से दिया है। क्योंकि अगर हमारे इस देश को आज़ाद करने हो तो किसी एक का काम नहीं, अनेक लोगों के साथ एकता के साथ रहकर हमें यह युद्ध आसानी से यश प्राप्त करना है। दोस्तों, 12 महीने पहले पूर्वी एशिया में भारतीयों के सामने संपूर्ण सैन्य संगठन या अधिकतम बलिदान का कार्यक्रम पेश किया गया। आज मैं आपको पिछले साल की हमारी उपलब्धियों का ब्यौरा दूंगा। ब्यौरा करते हैं विवरण, तथा आने वाले साल की हमारी मांगे आपके सामने रखूंगा। ऐसा करने से पहले मैं आपको एक बार फिर एहसास कराना चाहता हूँ कि हमारे पास आज़ादी हासिल करने का कितना सुनहरा अवसर है। हमारे संघर्ष की सफलता के लिए मैं बहुत अधिक आशावादी हूँ, क्योंकि मैं केवल पूर्व एशिया के 30 लाख भारतीयों के प्रयासों पर निर्भर नहीं हूँ। भारत के अंदर एक विराट आंदोलन चल रहा है तथा हमारे लाखों देशवासी आज़ादी हासिल करने के लिए अधिकतम दुख सहने और बलिदान के लिए तैयार हैं। दुर्भाग्यवश सन 1897 के महान संघर्ष के बाद से हमारे देशवासी निहत्थे थे। निहत्थे जिसके पास कोई हथियार नहीं ऐसे, जबकि दुश्मन हथियारों से लदा हुआ है, यानी दुश्मनों के हाथ में बहुत सारा शस्त्र है, हथियार है, लेकिन हमारी जनता के पास कोई हथियार नहीं है। आज के इस आधुनिक युग में निहत्थे लोगों के लिए हथियारों और एक आधुनिक सेना के बिना आज़ादी हासिल करना नामुमकिन है। नामुमकिन का अर्थ है अशक्य, मुश्किल। अब जरूरत सिर्फ इस बात की है कि अपनी आज़ादी की कीमत चुकाने के लिए भारतीय स्वयं आगे आए। संपूर्ण सैन्य संगठन के कार्यक्रम के अनुसार मैंने आपसे जवानों, धन और सामग्री की मांग की थी। मुझे आपको बताने में खुशी हो रही है कि हमें पर्याप्त संख्या में रंगरूट मिल गए हैं। रंगरूट नया सिपाही। हमारे पास पूर्वी एशिया के हर कोने से रंगरूट आए हैं, जैसे कि चीन, जापान, इंडोचीन, फिलीपींस, जावा, बोर्नियो, सेलेबस, सुमात्रा, मलाया, थाईलैंड और बर्मा से। यहाँ इस परिच्छेद में नेताजी सुभाष चंद्र उन्होंने यही बताया है कि हमारे देश को आज़ाद करना है। सामने दुश्मन है, दुश्मन के पास बहुत सारे हथियार है, लेकिन हमारे लोगों के पास कोई हथियार नहीं है, वो निहत्थे है। और ऐसे निहत्थे हथियारों के साथ युद्ध करना ये मुश्किल है। और इसलिए संपूर्ण सैन्य संगठन का कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया और उसी के कार्यक्रम के अनुसार जवानों, धन और सामग्री की मांग उन्होंने की। और मुझे आपको बताने में खुशी है, लेकिन उन्हें आनंद है कि हमें पर्याप्त संख्या में रंगरूट मिल गए हैं। तो संपूर्ण सैन्य संगठन के कार्यक्रम के अनुसार मैंने आपसे जवानों और धन सामग्री इनकी मांग उन्होंने की थी। मुझे आपको बताने में खुशी हो रही है कि हर कोने के रंगरूट आए हैं। यहाँ बहुत सारे देशों का नाम यहाँ दिया है। उदाहरण के तौर पर यहाँ चीन, जापान, इंडोचीन, फिलीपींस, जावा, इन अनेक देशों के नाम यहाँ दिए हैं।
आपको और अधिक उत्साह एवं ऊर्जा के साथ जवानों, धन तथा सामग्री की व्यवस्था करते रहना चाहिए। विशेष रूप से आपूर्ति और परिवहन की समस्याओं का संतोषजनक समाधान होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या युद्धभूमि में जवानों और सामग्री की कुमक पहुंचाने की है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम मोर्चों पर अपनी कामयाबी को जारी रखने की आशा नहीं कर सकते, नहीं हम भारत के आंतरिक भागों तक पहुंचने के कामयाब हो सकते। आप में से उन लोगों को जिन्हें आज़ादी के बाद देश के लिए काम जारी रखना है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि पूर्वी एशिया, विशेष रूप से बर्मा, हमारे स्वातंत्र्य संघर्ष का आधार है। यदि आधार मजबूत नहीं तो हमारे लड़ाकू सेनाएं कभी विजय नहीं होंगी। याद रखिए कि एक संपूर्ण युद्ध है, केवल दो सेनाओं के बीच का युद्ध नहीं। इसलिए पिछले पूरे 1 वर्ष से मैंने पूर्व में संपूर्ण सैन्य संगठन पर इतना जोर दिया है। मेरे यह कहने के पीछे कि आप घरेलू मोर्चे पर और अधिक ध्यान दें। एक और भी कारण है, आने वाले महीनों में मैं और मंत्रिमंडल की युद्ध समिति के मेरे सहयोगी युद्ध के मोर्चे पर और भारत के अंदर क्रांति लाने के लिए भी अपना सारा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। इसलिए हम इस बात को पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी अनुपस्थिति में भी कार्य निर्बाध चलता रहे, निर्बाध, निरंतर, सतत। इस परिच्छेद में लेखक नेता सुभाष चंद्र ये बताते हैं कि यह संपूर्ण युद्ध है। यह संपूर्ण युद्ध केवल 2 सेनाओं के बीच का युद्ध नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि इस संपूर्ण सैन्य संगठन पर हमें जोर देना है और पीछे आपके घरेलू मोर्चे पर अधिक ध्यान दें। इसका कारण क्या है? तो आने वाले महीनों में मैं मंत्रिमंडल की युद्ध समिति के मेरे सहयोगी युद्ध के मोर्चे पर और भारत के अंदर क्रांति लाने के लिए भी अपना सारा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। तो यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने ये संपूर्ण सैन्य संगठन का कार्यक्रम सुनिश्चित किया था। अगर इस बात को पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हमारी अनुपस्थित भी यह कार्य निर्बाध चलता रहे। उन्होंने ये कहा कि अगर मैं नहीं यहाँ नेतृत्व करने के लिए नहीं रहूँगा तो यह कार्य तुम्हें हमेशा निरंतर आगे बढ़ाना है। यह हमारे देश के देशवासियों के लिए उन्होंने भाषण में बताया कि अगर हम यहाँ से चले जाए तो इस देश को आज़ाद करने के लिए स्वयं इस देश के सभी नागरिकों ने निरंतर ये काम आगे चलाना चाहिए। यही बात इस परिच्छेद में लेखक ने दी कि युद्ध लड़ते वक्त ये युद्ध केवल एक ही बाजू का नहीं होता, 2 बाजुओं का होता है। 2 सेनाओं के बीच का युद्ध नहीं होता। तो पूरे हमें आज़ादी मिलाने के लिए ये किया हुआ युद्ध है। साथियों, 1 वर्ष पहले जब मैंने आपके सामने कुछ मांगे रखी थी, तब मैंने कहा था कि यदि आप मुझे संपूर्ण सैन्य संगठन दे तो मैं आपको एक दूसरा मोर्चा दूंगा। यहाँ लेखक क्या बताते हैं कि 1 वर्ष पहले उन्होंने क्या कहा था कि कुछ मांगे उन्होंने रखी थी। कौन से मांगे थे? दूसरे परिच्छेद में हमने देखा था। धन, जवान और सामग्री, ये उन्होंने मांगे की थी। और यह दे तो मैं आपको एक दूसरा मोर्चा दूंगा, ऐसा कहा भी था। मैंने अपना यह वचन निभाया है। हमारे अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है। हमारी विजयी सेनाओं ने निपोनिच का पहला चरण सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शत्रु को पीछे धकेल दिया और अब
वे हमारी प्रिय मातृभूमि की पवित्र धरती पर बहादुरी से लड़ रही है। अब जो काम हमारे सामने है उसे पूरा करने के लिए हमें कमर कस लेनी चाहिए। कमर कस लेना, काम के लिए तैयार होना मुहावरा है। मैंने आपसे जवानों, धन और सामग्री की व्यवस्था करने के लिए कहा था। मुझे वे सब भरपूर मात्रा में मिल गए। जवान मिल गए, धन मिल गया और यहाँ मुझे सभी सामग्री प्राप्त हो गई। विजय या स्वतंत्रता नहीं दिला सकते। देखिए उनका कहना क्या है कि जवान, धन और सामग्री अपने आप विजय या स्वतंत्रता नहीं दिला सकते। हमारे पास ऐसी प्रेरक शक्ति होनी चाहिए जो हमें बहादुर और न्यायोचित कार्यों के लिए प्रेरित करे। यहाँ लेखक ये बताते हैं कि हमें बहादुर और न्यायोचित, इसका अर्थ क्या होता है कि निडर, डरपोक नहीं तो निडर। कोई भी तूफान आए तो उसमें वो डरेगा नहीं। ऐसे बहादुर जवान मुझे चाहिए और ये बहादुर जवान उनके कार्यों के लिए मुझे क्या करना है, उसे प्रेरित करना है। और ऐसे विचारों पर उन्होंने इस परिचय में यही बताया है कि सिर्फ जवान, धन और सामग्री ये मुझे भरपूर मात्रा में मिल गई है। आज मैंने जो मांग की थी वो मांग पूरी हो गई, लेकिन सिर्फ ये मांग पूरी होने से इस धरती को, इस देश को या हमारे इस देशवासियों को आज़ादी नहीं मिलेगी, स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? तो हमारे हर एक के मन में ऐसी प्रेरक शक्ति निर्माण होनी चाहिए। प्रेरक यानी प्रेरणा देने वाली। वो कैसी शक्ति है कि जो हमें बहादुर और निडर कार्यों के लिए प्रेरित करती है। ऐसी शक्ति जब हर एक जनता के मन में तैयार हो जाएगी तब हमें इस देश को आज़ादी मिलने में हम सफल हो जाएंगे। इस तरह का उन्होंने इस परिचय में परिचय दिया है कि यहाँ जो भी ये जनता इकट्ठा करके एकता के साथ हम देश को आज़ाद करने के लिए हर एक के मन में एक प्रकार की प्रेरणा संगठित करेंगे और इस संगठन के रूप में एकता के साथ हम आज़ादी प्राप्त करेंगे। सिर्फ इस कारण की अब विजय हमारी पहुंच में दिखाई देती है। आपका यह सोचना कि आप जीते जी भारत को स्वतंत्र देख ही पाएंगे, आपके लिए एक घातक गलती है। देखिए यहाँ लेखक ने क्या बताया, सिर्फ इस कारण कि अब विजय हमारी पहुंच में दिखाई देती है। सामने हमारा ध्येय, सामने हमारा लक्ष्य है, क्या है? तो हमारे देश को आज़ादी मिली, हमें विजय प्राप्त करना है। आपका यह सोचना कि आप जीते जी भारत को स्वतंत्र देख ही पाएंगे, आपके लिए ये घातक गलती है कि सिर्फ तुम सामने रखोगे कि मेरा भारत स्वतंत्र हो गया है या स्वतंत्र देख पा रहे हैं, लेकिन एक गलती है, घातक गलती है। या मौजूद लोगों में से किसी के मन में स्वतंत्रता के मीठे फलों का आनंद लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। हमें क्या करना है? हमारे सिर्फ मन को आनंद लेना नहीं है, तो हमें क्या करना है? तो हर एक देशवासियों को, यानी इस धरती को जो सलाखों के बीच पड़ी है,
और इस धरती को हमें छुड़ाना है। यहाँ मौजूद लोगों में से किसी के मन में स्वतंत्रता के मीठे फलों का आनंद लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। एक लंबी लड़ाई अब भी हमारे सामने है। आज हमारी केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए